नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भारत एक पारंपरिक परंपराओं वाला देश है। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं अतिथियों का। हमारे घर में कोई अपना रिश्तेदार आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, तो हमारी कोशिश रहती है हम उसको बहुत अच्छा-सा वेलकम करें, उसको अच्छे उपहार दें, अच्छा भोजन कराएँ। अगर मान लीजिए मेरे बड़े भाई आ जाएँगे तो मेरे बच्चों को कोई गिफ्ट देंगे, उपहार लाएँगे, तो मैं छोटा भाई हूँ लेकिन मैं ये कोशिश रहेगी बड़े भाई जब जा रहे हों, तो मैं उनको भी कुछ बढ़िया-सा उपहार दूँ। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री के साथ हुआ, हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ। जब वो अमेरिका गए, तो छोटे चाचा यानी एलन मस्क के लिए कुछ गिफ्ट-विफ्ट ले गए थे। फ़ोटो भी वायरल हुई कि अपने भतीजों को भतीजा ही कहना चाहिए मेरे को, एलन मस्क तो छोटे चाचा टाइप के ही हैं। उनके सारे बच्चों को प्रधानमंत्री जी ने खिलाया, उनके फ़ोटो भी ट्वीट किए। लोग तो पागल हैं, ऐसे सवाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ कुछ करने गए थे या एलन मस्क के बच्चों को खिलाने गए थे? अब पता नहीं कि इस तरह के सवाल क्यों करते हैं लोग। एलन मस्क का सम्मान इसलिए भी कर रहे थे, एलन मस्क ने पहले ही कह दिया था कि भारत में ईवीएम हैक हो सकती है। भारत में नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ईवीएम हैक हो सकती है। ये जब उन्होंने बहस खोला तो खलबली मच गई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कान में, अगर कहा होगा तो, कि भई ऐसी बातें बोला मत करो मंच पे। फिर प्रधानमंत्री जी ने इतना प्यार दिया वो उनके बच्चों को, अपने भतीजों को, तो रिटर्न गिफ्ट भी बनता था। 48 घंटे के अंदर एलन मस्क ने घोषणा कर दी कि भारत में जो फंडिंग हो रही है करोड़ों रुपए की, इस पे रोक लगा दी जाती है। ये रिटर्न गिफ्ट था एलन मस्क की तरफ। रोक क्यों लगा दी जाती है? किस चीज़ का रुपया था? रुपया था कि भारत में चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका जो फंडिंग कर रहा था, रोक लगा दी जाती है। मेरे तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई कि भारत के चुनाव में अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा था, ये तो स्वीकार हो गया। आज तक जैसे चैनल जिसके सुधीर चौधरी तिहाड़ रिटर्न मेन चेहरा है, उसने भी ट्वीट कर दिया। तो मुझे याद आया कि कुछ पत्रकारों के साथ हम भी राहुल गांधी से मिले, तो राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करी थी लोकसभा चुनाव से पहले कि ये चुनाव में बराबर का अधिकार नहीं है। मुझसे कहा था राहुल गांधी ने कि बराबर का अधिकार नहीं है, क्योंकि अमेरिका का पूरा हस्तक्षेप है चुनाव में। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था मुझसे कि अमेरिका नहीं चाहता कभी इंडिया गठबंधन आ जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो उसे केवल एक व्यक्ति से, मुझसे, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी या किसी भी एक्स वाई जेड जो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, कांग्रेस का बड़ा नेता होगा, उससे का बात करके काम नहीं चलेगा। हमारे इंडिया गठबंधन में जितने सहयोगी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, स्टालिन हो, तेजस्वी हो, इन सब से मिलकर बात करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति अपने मनचाही फैसले नहीं ले सकता। अमेरिका को मोदी जी के आने से ही आराम है, क्योंकि मोदी जी से अकेले बात करके, अब मोदी जी को अकेले मैनेज करके वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मोदी जी के सामने उनके मंत्रियों की बोलने की हिम्मत नहीं है। मुझे उस समय में राहुल गांधी की बात ठीक नहीं लगी थी, मुझे लगा था ये गलत बयानी कर रहे हैं, अमेरिका किस तरह हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने साबित कर दिया। आज एलन मस्क ने घोषणा करके साबित कर दिया कितना बड़ा हस्तक्षेप था, करोड़ों की धनराशि रोक दी गई। मोदी जी वापस आए, कमर सीधी करी होगी, दिल्ली का रेल हादसा हो गया और तब तक एलन मस्क की घोषणा आ गई, यानी 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने बेइज्जती कर दी। एक जगह लिख दिया ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, गोदी मीडिया के सारे पालतू पत्रकार ट्विटर पे लग गए, वाह देखो हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्या लिखा है। मैंने कहा भी ये तो अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए लिखा है, मैं या आप भी प्राइम मिनिस्टर होते तो ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन अगर इतने ही महान लग रहे थे ट्रंप को मोदी जी, तो शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया? ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मैंने अभय दुबे जी से पूछी। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। आज के शो में मैंने उनसे पूछा कि कुंभ में जो गलत बयानी की गई कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ लग रहा है। तमाम अब तो शंकराचार्यों ने मान लिया कि गलत बात थी। हर 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है, 144 साल का उल्लेख कहीं शास्त्रों में नहीं है। और इस झूठे प्रचार के बदौलत जो अराजकता बन गई है पूरे देश में, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, दिल्ली रेलवे स्टेशन में मर रहे हैं लोग, हर तरफ भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, 25-25 30-30 किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं। मैं रांची में था, मैंने लखनऊ का फ्लाइट का टिकट देखा, तो वो टिकट लगभग 24,000 रुपए का था। रांची से इलाहाबाद का टिकट मैंने देखा, तो वो 34,000 रुपए का था। कुंभ खत्म होने के 3 या 4 दिन बाद मैंने डेट में देखा, तो वो 34,000 का टिकट 6,000 रुपए का था। कोई लूट करने से बच नहीं रहा है कुंभ में। तो क्या मोदी जी इतना नहीं कर सकते थे कि अपने नागरिक उड्डयन मंत्री को बुलाते और उसके कान में बैठते और कहते ये चल क्या रहा है देश में? इन सारे एयरलाइन से कह दो टिकट किसी कीमत पर रेट नहीं बढ़ना चाहिए, कैसे लूट मचा रहे हैं। और कुंभ में जिस टेंट सिटी का पहले दिन किराया 5,000 रुपए था, लोग उसके 35-35 हजार तक वसूल रहे हैं, खाने पीने की चीजों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हेलीकॉप्टर से घूम के कहना पड़ रहा है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए, इधर उधर मत खड़े करिए। ये मुख्यमंत्री का काम है, अफसर क्या कर रहे हैं?
इन तमाम विषयों पे अभय दुबे जी से बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी बातचीत सुनिएगा क्योंकि बहुत विस्फोटक बातचीत है अमेरिका के भारत में हस्तक्षेप को लेकर क्या-क्या खुलासे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अभय दुबे जी की पूरी बात सुनने के लिए चलते हैं। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्रम्प जी से मुलाकात की है, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। एकदम क्रांति आ गई और सही कहा जो गोदी मीडिया के लोग ट्वीट कर रहे थे, माय महान प्रधानमंत्री, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद गोदी मीडिया के पत्रकार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे, तो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं देश में। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इतने सकारात्मक परिणामों को। जिस देश के प्रधानमंत्री को ये शर्म ना आए कि भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी डालकर वापस किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री बोल ना पाए ट्रंप के सामने, तो इसी तरह के सकारात्मक परिणाम आते हैं। और इस सकारात्मक परिणाम का एक सकारात्मक सा ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो एक्स पे है और फिर मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ। ये ट्वीट भी एक महान पत्रकार जिसमें इतिहास रिटर्न सुधीर चौधरी मेन चेहरा है, आज तक का वो ट्वीट है। उसमें लिखा है सुधीर अमेरिका की। चौधरी पे आपकी विशेष मेहरबानी होती है। सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो आज तक पे हाँ, देश का सबसे बड़ा चैनल आता है और फिर उनका चेहरा आता है। तो मुझे लगता है कि कितना महान चैनल है कि ब्रांड एम्बेसडर आदमी उपलब्धि को बनाता है, मतलब जिसको वो आइडियल मानता है, वो यह सोचता है ये आदमी बड़ा ब्रांड होगा। तो आज तक ने स्वीकार कर लिया है कि जो तिहाड़ जेल से लौट के आया है वो रिश्वतखोरी में, ऐसा नहीं पत्रकारिता की खबर छाप सरकार चढ़ गई है तो तुम्हें जेल भेज दिया, और रिश्वत बाकायदा 100 करोड़ की उसमें जेल गए थे भाई साहब। तो मुझे बड़ा प्यार आता है उनको। तो मैं आज तक का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार बजट कटौती पर सख्ती से काम कर रही है। इस कड़ी में अमेरिका ने भारत को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की राशि पर रोक लगा दी है। एलन मस्क जिनके बच्चे हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाने गए थे, लोग पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री काम करने गए थे या बच्चे खिलाने गए थे। उसमें लिखा है एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने रविवार को घोषणा करी कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बड़ी सेंसिटिव बात कही है आज एलन मस्क ने और आज तक कह रहा है, भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका, भाई तुम्हारा क्या काम है हमारे यहाँ, हम कितने वोट बढ़ेंगे? क्या हमारे मोदी जी के कहने से वोट नहीं पड़ सकते थे? जो अमेरिका ने इसमें करोड़ों डॉलर भारत के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा था। तो उसमें लिखा है एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने रविवार को घोषणा की है कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए $21 मिलियन के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है। यानी भारत को करोड़ों रुपए की जो धनराशि मिल रही थी कि चुनाव परसेंटेज बढ़ दें, एलन मस्क ने कहा कि ताऊ जी घर पे आए थे बच्चों, तो ताऊ जी को एक गिफ्ट देना था मुझे, तो उन्होंने भारत की कटौती कर दी। उनको बच्चों को बहुत खिलाया था, फोटो डाले थे, तो एलन मस्क ने कटौती कर दी। कितना खतरनाक है दो बातें। प्रधानमंत्री मोदी के मिलने के 48 घंटे के अंदर ये कटौती कर दी गई। वापस आके ठंड कमर सीधी नहीं कर पाए होंगे तब तक एक रेल हादसा इंतजार कर रहा था उनका, और तब तक कटौती कर दी गई है। दूसरी बात, पहली बार ये बात सामने आ रही है कि भारत के चुनावों में अमेरिका सीधा हस्तक्षेप कर रहा था। आपकी प्रतिक्रिया पूरे मामले में? देखिए, मैं तो आपने जो कहा मेरे लिए तो मैं तो आश्चर्य में डूब उतरा रहा हूँ। मुझे तो सपने में भी इस बात का ख्याल नहीं था कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका कोई प्रोग्राम चला रहा है। और वो प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने यहाँ भारत से कुछ लोगों को बुलाता है, अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है, फिर भारत भेज देता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है। एक तो पहले बात जांच करनी पड़ेगी कि भाई ये प्रोग्राम क्या है। मुझे तो बहुत सब चीज, ये पूरी बात ही बहुत संदिग्ध लग रही है। दूसरी बात, अमेरिका प्रोग्राम चला रहा है और अमेरिका ने उस प्रोग्राम में कटौती की है, उस प्रोग्राम को बंद नहीं किया है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपने किसी प्रामाणिक स्रोत से ली है तो मुझे यकीन है कि आपने जरूर ली होगी। तो उसने कटौती की है, बंद नहीं किया। नहीं, ये प्रोग्राम अभी भी चालू है, थोड़े पैसे इसमें कम खर्च किए जाएंगे। आज तक का ट्वीट तो यही कह रहा है, बड़ा चैनल है उसे नहीं, आज तक पे भी भरोसा है। मेरा कहना है कि ये कार्यक्रम जिसको लेके मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं, हम दोनों ही दरअसल परेशान हैं और आश्चर्यचकित हैं कि ये सब क्या है। क्योंकि हमें एक तरह से देखा, एलन मस्क को धन्यवाद देना चाहिए, उनका जो एफिशिएंसी डिपार्टमेंट है उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी वजह से हमें ये पता तो चला कि ऐसा हो रहा है। सही बात है। वरना हम लोग जो कि खबरों की दुनिया के आदमी हैं, जो कि राजनीतिक समीक्षक होने का दावा करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी निगाह से बचा के क्या हो रहा है। अमेरिका एक ऐसा कार्यक्रम चला रहा है, उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है अमेरिका कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़े। इसका मतलब है कि भारत में, भारतीय लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में
अमेरिका एक स्टेक होल्डर है, एक ऐसा स्टेक होल्डर जिसके बारे में न कभी संसद में चर्चा होती है, न कभी मीडिया में चर्चा होती है। अगर ये कटौती नहीं की जाती तो हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। भाई हम वोट डालने जाते हैं, हमें नहीं पता है कि हम अमेरिका की प्रेरणा से वोट डालने जा रहे हैं। भाई आप वोट डालने जाते हैं कि आपको पता है कि अमेरिका ने आपको प्रेरणा दी है कि आप वोट डालने जाएं? हमें नहीं या पता आप था वोट ये बात। डालते हैं, आपको लगता है आपके वोट डालने से भारत को इतने डॉलर मिल रहे हैं? हमें नहीं पता था ये बात। भाई आपके वोट के पीछे डॉलर की ताकत है। मैं तो जानना ये चाहता हूं कि आखिरकार ये कौन सा प्रोग्राम है जिसमें एलन मस्क ने किफायत करने के लिए कटौती की है। अभी जो थोड़ी सी मुझे जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि अमेरिका ने एक कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग करके एक प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम को जो पैसा दिया जा रहा था, यानी ट्रंप से पहले की सरकारें पैसा दे रही थी, वो ध्यान रहे ट्रंप से पहले बाइडेन सरकार थी, बाइडेन से पहले खुद ट्रंप की सरकार थी। ऐसी बात नहीं कि ट्रंप की सरकार कोई 20 साल पहले थी और ट्रंप एकदम नए नए आए हो सत्ता में। 4 साल पहले ट्रंप की सरकार थी। और मुझे मुझे पक्का यकीन है जिस इस तरह के प्रोग्राम कोई 1-2 साल के लिए नहीं बनाए जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम लंबी अवधि के प्रोग्राम होते हैं। मेरे ख्याल से ट्रंप की पिछली सरकार भी इसके अंदर योगदान करती होगी। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि तीसरी दुनिया के कई देशों में कई देशों के लिए काम करता है। इसमें बांग्लादेश भी है, मोल्दोवा भी है और कई देश हैं इस तरह के। तो उसमें भारत को 29 मिलियन यानी 2 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च करना था उनको। वो उन्होंने उसके अंदर उसमें से कटौती कर दी है, उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। तो अब मुझे नहीं पता है कि अब हम वोट कैसे डालेंगे। पहले इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रेरणा प्राप्त होती थी वो अमेरिका से प्राप्त होती थी, डॉलर से प्राप्त होती थी प्रेरणा। और तो खास बात ये है कि जैसे ही एलन मस्क ने ये कार्यक्रम रोका और 29 मिलियन डॉलर की बचत कर ली अपने देश के लिए, वैसे ही आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि ये तो भारत के लोकतंत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप था। अच्छा, क्या बात ये है! अमित कितना ज्ञान, कितना ज्ञान, कितना अमित मालवीय जी अमित धन्य मालवीय है ने कहा साहब। कि भारत के तो क्या नरेंद्र मोदी वहां कह के आए थे कि इस अमेरिकी हस्तक्षेप को रोक दो? मतलब अमित मालवीय को ये भी बताना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी जब गए थे तो उन्होंने शिकायत की होगी डोनाल्ड ट्रंप से कि आप ये जो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रहा है उसको रोक दीजिए। और क्या सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये हस्तक्षेप लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं रोका गया? ये अब क्यों कह रहे हैं रोक दिया, रोकने की बात कह रहे हैं? भाई लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हम देखिए, खुद बढ़ा अमित मालवीय और इन लोगों की तो कोई औकात नहीं है। इन लोगों को कुछ नहीं पता होगा। ये जो कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, ये जो पूरा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल होगा। मेरा ऐसा मानना है। मैं इसकी थोड़ा और पता लगाऊँगा। इसके डिटेल्स में जाऊँगा तब मालूम पड़ेगा। ये कोई एक बहुत बड़ा खेल होगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय ताकतें खेलती हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता होगा कैसा हो रहा है। अगर एलन मस्क ने नहीं रोका होता इसको तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता और ये हस्तक्षेप चलता रहता। अमेरिका बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो दुनिया में इस तरीके से जगह जगह अपने मन की सरकारें स्थापित करने में लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा क्या है कि जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यानी जो फोर्सेस जो राजनीतिक शक्तियां वामपंथ के खिलाफ हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, जो कट्टरपंथी किस्म की शक्तियां हैं और जो अनुदारवादी शक्तियां हैं, कंजर्वेटिव ताकतें हैं, उन ताकतों को जगह जगह प्रोत्साहन दिया जाए। उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको डॉलर चाहिए, इसलिए वो दूसरी जगहों से डॉलर निकाल के वहां डॉलर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 29 बिलियन डॉलर जो इस प्रोग्राम के लिए रोके गए हैं वो कोई खजाने में डाल दिए जाएंगे या उनको बचत 8% इंटरेस्ट पे उनको चढ़ा दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट लगा के। ऐसी बात नहीं है। बल्कि उनको दुनिया में ऐसी ताकतों को प्रोत्साहन देने में, मदद करने में उनको खर्च किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही घोषित कर चुके हैं अपने चुनाव के दौरान कि वो सारी दुनिया में जितनी भी कंजर्वेटिव ताकतें हैं, भले सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अगर विपक्ष में होंगी तो उनको सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे और अगर सत्ता में है तो उनको और मजबूत करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। हर जगह जगह के लिए उन्होंने बहुत लंबे चौड़े, जहां पे वामपंथी ताकतें सत्ता में आ गई हैं वहां उन्होंने पहले से घोषित कर दिया। सिर्फ श्रीलंका है, श्रीलंका में एक पूर्व मार्क्सवादी या शायद वर्तमान मार्क्सवादी इस वक्त सत्ता में है, चुनाव में आ गए हैं। तो उनके खिलाफ जितने भी कंजर्वेटिव ताकतें हैं, जितनी भी अनुदारतावादी ताकतें हैं, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मदद मिलेगी। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा मामला फैला रहे हैं।
तो ये एक आप नरेंद्र मोदी को, अमित मालवीय को और उनके दूसरे लोगों को जो उनके अहलकार हैं, उनको चाहिए कि पता लगाएं कि अमेरिका किस किस मामले में देश भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रहा है। इससे तो ये तय हुआ कि भारत सरकार को इसके ऊपर एक बयान के रूप में निकल के आना चाहिए, एक आधिकारिक वक्तव्य देना चाहिए भारत सरकार को कि अमेरिका ये हस्तक्षेप क्यों कर रहा था और इस तरह के हस्तक्षेप को भारत सरकार किस रूप में देखती है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है और वो उसके ऊपर क्या टिप्पणी करती है, ये हमें पता लगा, ये हमें हमारी जानकारी में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अभय जी, एक बड़े चौंकाने वाली बात तब आई थी सामने कि जी, लोकसभा चुनाव से पहले मैं अलग-अलग नेताओं से मुलाकात कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि उनकी पार्टी का विज़न क्या है, वो क्या सोचते हैं। मैं राहुल गांधी से भी मिला था हुँ, और राहुल गांधी ने मुझसे कहा था, हम कुछ पत्रकार थे, उनसे कहा था कि ये जो चुनाव है, दरअसल ये तो पूरा-पूरा अमेरिका के हस्तक्षेप का चुनाव है। हमें बराबर का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि मैंने पूछा कि अमेरिका का आप क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका का चुनाव है और आपको मौका नहीं मिलेगा? बोले हुँ। देखिए, अगर लॉजिक जो था, जो मुझे उस समय समझ नहीं आया। बल्कि ईमानदारी से मैं कहूँ कि मुझे लगा कि राहुल गांधी कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, मेरे दिमाग में ये आया। मुझे मुझे भी लगा याद आ रहा है, इस तरह की बात उसमें हुई थी, मुझे याद आ रहा है संजय, ठीक हाँ, कह तो रहे मैंने हैं। आपको बताई भी थी ये बात। तो राहुल गांधी ने उस लॉजिक ये दिया था उस समय, जो मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लगा था। मुझे लगा था राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है राहुल गांधी 100% सच बोल रहे थे। उन्होंने कहा देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आ जाती है, तो अमेरिका को कई कई इंपॉर्टेंट नेताओं से किसी भी मुद्दे पर लागू करने के लिए या अपनी बात हमारे तक रखने के लिए बात करनी पड़ेगी। हुँ, उसमें अकेला कांग्रेस नहीं होगा कि कांग्रेस कोई डिसीजन ले ले, जैसे एक बार मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर मुद्दे पर ले लिए था। उन्होंने कहा उसमें अखिलेश यादव से भी बात करनी पड़ेगी, उसमें ममता जी से भी बात करनी पड़ेगी, उद्धव ठाकरे से बात करनी पड़ेगी, स्टालिन से बात करनी पड़ेगी। यानी 8-7 बड़े नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के, जो सहयोगी शामिल हैं 10-11, उन सबसे अमेरिका को बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका जानता है कि इंडिया गठबंधन डेमोक्रेटिक गठबंधन है, इसमें कोई एक नेता तानाशाह की तरह बात नहीं कर सकता। और राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो उसके लिए बड़ा आसान है, उसे किसी दूसरे नेता से बात ही नहीं करनी है। एनडीए में या बीजेपी हुँ। में किसी की हैसियत ही नहीं है जो बात करे। उसे एक आदमी सेट करना है और वो पहले से सेट है, नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगा था ये देखिए, इससे आपकी बात से अंदाज़ा लग रहा है कि कंसोर्टियम ऑफ इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, ये इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरह से मजबूत होता है और क्यों मजबूत होता है, इसका दरअसल घोषित अघोषित लक्ष्य क्या है, ये राहुल गांधी से जो आपकी चर्चा हुई थी, आपकी और दूसरे यूट्यूबर्स के साथ में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लोग हैं, उनसे चर्चा हुई होगी। तो ये बात ये इससे निकल कर आती है। उस वक़्त मुझे भी राहुल गांधी की बात पे यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अब लग रहा है कि राहुल गांधी शायद कहीं न कहीं ठीक बात कह रहे थे। असल में इस तरह की बातें होती हैं, उनमें पहली नज़र में यकीन नहीं होता। और अगर ये एलन मस्क ये $29 मिलियन बचाने की कोशिश ना करते, तो शायद ये बात निकल के ना आ पाती। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये खतरनाक बात ये है कि अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि अमेरिका, भारतीय जनता पार्टी अमेरिका के एक उद्योगपति पर आरोप लगाती रहती है, ये भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हुँ, होता है भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने वाला? कांग्रेस उससे मिली हुई है और वो तो बिल्कुल भारत को बर्बाद कर देना चाहता है। बड़ा बड़े चढ़-बढ़ के संसद में हंगामा हुआ। लेकिन अब तो आपने स्वीकार कर लिया कि 11 साल से आपकी हुकूमत, ये कोई फंडिंग आज की तो शुरू हुई नहीं है, पहले से चली आ रही है। यानी आप अब भारत का, और ये भी नहीं है कि ये लोकसभा चुनाव का मामला हो सकता है कि अमेरिका की फंडिंग राज्यों के चुनाव में भी होती हो। हुँ, अमेरिका चाहता हो कि महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी कही जाती है देश की, उसमें भी कोई एक ऐसा मतदान में खेल हो। और ये एलन मस्क, ये छोटे चाचा जी, वो ताऊ जी हुँ। हैं, ये चाचा जी हैं, इनके बच्चे खिला रहे थे मोदी जी। इन्होंने तो कहा था कि मैं ईवीएम भी हैक करा के, ईवीएम का भरोसा नहीं है, ईवीएम हैक हो हुँ, सकती है। हुँ। तो कहा यानी था। छोटे चाचा के घर जिनके घर गए मोदी जी, वो हुँ, ईवीएम हैक करने का दावा कर रहे हैं कि हो सकती है। और फिर अब ये कहानी सामने आ गई कि अब हुँ। मुझे इन दोनों बातों को जोड़ के बताइए कि चुनाव में क्या वाक़ई बहुत बड़ा झोल नज़र आ रहा है आपको? भाई देखिए, हम तो बहुत मुद्दतों से कह रहे हैं कि भारत में जो चुनाव हो रहा है, उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष होने पर काफ़ी बड़े-बड़े संदेह हैं। अभी तक हम लोग इन संदेहों को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो एक अघोषित जुगलबंदी है, उस जुगलबंदी के आईने में देख रहे थे। हम देख रहे थे कि भई ये सब गड़बड़ियाँ कैसे हो रही हैं। हम लोग जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उसकी जो रिपोर्टें हैं, उसके जो आरोप हैं या वो जिस तरीके से समीक्षा करती है चुनाव प्रक्रिया की, हम तो उसके
हमारा हमारा आईना तो वो था, हम वहां उसके अंदर झांक के देख के कह रहे थे कि ये तमाम गड़बड़ियां हैं। जो नागरिक अधिकार संगठनों ने एक मुहिम चला रखी है, चुनाव आयोग को उन्होंने जो ज्ञापन दे रखे हैं, उन ज्ञापनों के संदर्भ में हम अपनी बात कह रहे थे, लेकिन ये एक बिल्कुल नया पहलू है। और आपने जिस तरीके से राहुल गांधी से आपका जो इंटरेक्शन हुआ था, आपकी जो बातचीत हुई थी, उससे आपने जिस तरीके से 29 मिलियन डॉलर के 2 करोड़ 90 लाख डॉलर की जो किफायतशारी की है एलन मस्क ने, उससे इस तरह जोड़ा है, वो बहुत मानीखेज है। उससे एक नए तात्पर्य इससे उद्घाटित होते हैं, नए तात्पर्य निकलते हैं, और अब हमें लगातार इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि दरअसल ये हो क्या रहा है। देखिए, अभी 2 मिनट पहले जब मैंने नेट के ऊपर तलाश किया, तब मुझे पता चला कि अमेरिका ने, जिसको मैंने अभी जिक्र किया था, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नाम का एक कार्यक्रम बना रखा है। इस कार्यक्रम को जो मिलियंस ऑफ डॉलर इस कार्यक्रम में जो आवंटित किए गए थे, वो डॉलर में 29 मिलियन या उससे कुछ ज्यादा भारत के हिस्से में आ रहे थे, बांग्लादेश के हिस्से में आ रहे थे, मोल्दोवा के हिस्से में आ रहे थे, और इसी तरह दूसरे तमाम देशों के हिस्से में आ रहे थे। हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे पक्का यकीन है कि अमित मालवीय को भी कुछ नहीं पता होगा। अब तो मुझे लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। भाई, अमेरिका इस तरह के तमाम हस्तक्षेप करता है। कौन सी वो ताकतें हैं जो कि भारत में रहकर तय करती हैं कि अमेरिका के मन माफिक भारत में सरकार बने? अमेरिका ऐसी सरकार नहीं चाहता, ऐसा कि आपने बताया, इसमें आपको जो गठजोड़ सरकार हो, जिसमें उसे एक से ज्यादा नेताओं से बातचीत करनी पड़े। अमेरिका ये सरकार नहीं चाहता। अमेरिका ऐसी सरकार चाहता है जिसमें एक व्यक्ति का महत्व हो, उसी की केवल चले, और वो जब चाहे तो उस व्यक्ति से बात कर ले। और वो व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी वहां अमेरिका जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, बात सही, डोनाल्ड ट्रंप की यही उम्मीद थी, उन्होंने किया जो जो उन्होंने कहा था उस पर हामी भर के आ गए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपको सऊदी अरब जो है वो हमसे $1 ट्रिलियन का माल खरीद रहा है। भारत को चाहिए कि वो $500 मिलियन का माल हमसे खरीदे। इस $500 मिलियन में फौजी हवाई जहाज हैं, इस $500 मिलियन में गैस हो सकती है, इस $500 मिलियन में अमेरिकी तेल हो सकता है। और जिस फौजी हवाई जहाज के लिए यहाँ पर मीडिया में विरुद्धावलियां गाई जा रही हैं, उसकी जो अभी रिपोर्ट आई है, बहुत सारी इस तरह की पत्रिकाएं होती हैं जो केवल रक्षा संबंधी जानकारियां देती हैं, जो नेट पर भी उपलब्ध है। और एक जमाने जब नेट नहीं हुआ करता था तो हम लोग उन पत्रिकाओं को बाकायदा कुछ खास तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के जो IDSA जो है, इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है, उसमें जाके पढ़ते थे, उसमें पता लगाते थे। तो इस वक्त भारत की जो वायुसेना है वो बहुत परेशान और दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी है वो HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से दुखी है। अभी भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि हमें HAL पे कोई भरोसा नहीं है, इन लोगों का रवैया ये है कि करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा। जो तेजस नाम का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो इन लोगों को बनाना था, मैं 40 साल से दिल्ली में है, 40 साल से बना रहे हैं तेजस, ये आज तक नहीं बन के हो पाया। जब मैं दिल्ली में आया था, पत्रकारिता शुरू की थी, तो मैंने एक रिपोर्टिंग की थी कि भाई तेजस क्यों नहीं बन पा रहा है। तब उसको तेजस नाम नहीं दिया गया था, केवल LAC बोलते थे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते थे। अब उसको तेजस जैसा एक आकर्षक नाम दे दिया गया है। वो कभी नहीं, उन्होंने नहीं बना पाया, इसलिए भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी है। मोदी जी वहां पर जिस अमेरिकी विमान के लिए कह आए हैं कि हम आपसे खरीदेंगे, उस अमेरिकी विमान की स्थिति यह है कि पिछले कई सालों में उसके कई क्रैश हो चुके हैं, और उसको माना जा रहा है कि वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उसकी नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो दुनिया में फाइटर विमान है, उनसे उनका मुकाबला किया जा सके। तो अमेरिका एक तरह से मोदी की मदद से भारत को अपने घटिया माल की, अपने ऑब्सोलीट हो चुके माल का डंपिंग ग्राउंड भी बनाने जा रहा है। ये भी इस बात से निकल कर आता है। आपको याद होगा कि भारत में EVM कौन बना रहा है? जी। उस कंपनी के बारे में ये हुआ कि उस कंपनी में भारतीय जनता पार्टी समर्थित कई लोग काम कर रहे हैं। ये भी सवाल उठे थे कि एक इंडियन कंपनी है जो EVM बना रही है, कई हजार EVM गायब हैं, उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। सवाल तो फिर अब बहुत सारे खड़े होने शुरू हो गए। देखिए, इस पूरे प्रश्न से, जो प्रश्न अभी आपने उठाया है, उससे कम से कम एक जरूरत दोबारा रेखांकित होती है कि हमारे लोकतंत्र को बहुत बड़ी मात्रा में जिस चीज की जरूरत है वो है ट्रांसपेरेंसी।
हमको पारदर्शिता चाहिए हर क्षेत्र में। उससे क्या होता है, पारदर्शिता और पारदर्शिता केवल सरकार मुहैया करा सकती है। सरकार हर चीज के बारे में जानकारी दे सकती है और सरकार की आदत है हर चीज को छुपाना, इसलिए किसी चीज को बताती नहीं है वो। जब नहीं बताती है तो लोग कयास लगाते हैं, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अंदाजा लगाते हैं, उससे अफवाहें भी फैलती हैं, गलत सलत बातें भी प्रकाश में आती हैं। कुछ बातें सही होती, उनके अंदेशे सही होते हैं लेकिन पूरी तरह तथ्यों से प्रमाणित नहीं होते। तो जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उसको केवल एक ही तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार स्पष्ट रूप से कहती हुई निकल के आए कि ये बात नहीं है बल्कि बात ये है। अब जैसे ईवीएम कौन बना रहा है, सरकार की तरफ से इसमें एक बाकायदा वक्तव्य होना चाहिए कि भाई ये लोग ईवीएम बना रहे हैं। अगर ये पूछना चाहे कि इस कंपनी में किस किसकी हिस्सेदारी है, स्पष्ट रूप से बताया जाए कि सब सरकार कुछ किसी चीज के बारे में कुछ बताती नहीं है। इस आपने चीज के छुपाने की बारे बात में बताने से कौन सी भारत की हो जाएगा। रक्षा कंप्रोमाइज हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी अगर ये बता दिया जाए कि ईवीएम कौन सी कंपनी बनाती है ठीक और बात है। उसमें कौन कौन हिस्सेदार है। अच्छा, अब जरा छुपाने वाली बात आई है तो फिर जरा भारत में जो चीजें छुपाई जा रही हैं उस पर भी चर्चा कर ली जाए। कुंभ में भगदड़ मची, रात के 3 बजे बजी, 4 बजे बजी, 3:30 बजे बची। मुख्यमंत्री को 1 घंटे के अंदर जानकारी दे दी। तो मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि मुख्यमंत्री को 4 बजे तक बता दिया होगा, बता दिया जाना भी चाहिए। अगर कुंभ में भगदड़ मची है और जिस तरह से सुबह वीडियो सामने आए, हमने 12 बजे तक 1 डेढ़ दर्जन लाशें दिखा दी थी पोस्टमार्टम हाउस से, तो संभव नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री को ना बताया जाए। लेकिन 10 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, अपना उद्बोधन करते हैं एनआई को और कहते हैं कि वो मामूली घायल हैं लोग, घायलों का इलाज चल रहा है, यानी कोई मौत की जानकारी नहीं दी जाती है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है। घंटों बाद रेल मंत्रालय, रेल मंत्री स्वीकार नहीं करते वहां पे मौत हुई है। यहां लाशें छुपाई जा रही हैं। कुंभ 144 साल बाद लग रहा है ये महाकुंभ। अब तो कई शंकराचार्य कह चुके ये झूठ बात है, हर 12 साल बाद लगता है। कोई किसी धर्म शास्त्र में 144 साल का जिक्र नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी होर्डिंग्स में, अखबारों के विज्ञापन में, दुनिया भर में ये कहा कि साहब ये 144 साल के बाद लग रहा है, ये मौका चूक गए तो कभी नहीं मौका मिलेगा। और पूरी दुनिया भर से लोग टूट पड़े कि 144 साल के बाद ना हमारी पीढ़ी, ना हमारे बाद वाली पीढ़ी, हम ही इसको पुण्य मिल रहा है। नतीजा ये हुआ है कि पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। मैं रांची में हूँ, लखनऊ मुझे वापस जाना था। मैंने फ्लाइट का टिकट देखा तो लगभग 24,000 रुपए का टिकट आ रहा था। मैंने प्रयागराज का टिकट देखा तो 34,000 रुपए का टिकट आ रहा था। कुंभ खत्म होने के 3-4 दिन बाद की डेट देखी मैंने, तो ये 34,000 का टिकट 6,000 रुपए का हो गया। कुंभ में चाय खाने की दुकानों पर लूट मची हुई है। एक इलीगल टेंट सिटी लगी हुई थी। जो मौजूदा टेंट सिटी हैं, उनके एक-एक टेंट की कीमत आज मैंने मालूम करी, एक जने को जाना था, 35,000 रुपए तक पहुंच गई, जो 5,000 रुपए में मिल रहा था टेंट। यानी कुंभ के अंदर इस तरह लूट मची हुई है। रेलवे के प्लेटफॉर्म पे हुजूम उतर रहा है, हुजूम आ गया है। प्रशासन के वेबसाइट से टिकट हजारों बिक गए हैं, तब भी रेल मंत्री को होश नहीं कि एक ट्रेन के हजारों टिकट बिक गए हैं तो भीड़, एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाई जाए, एक्स्ट्रा सुरक्षा की जाए। और आज कुंभ में सेना को उतार दिया गया। मुझे याद है आपने कम से कम 10-15 दिन पहले ये कहा था कि कुंभ को सेना के हवाले किया जाए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ये कोई नियंत्रण नहीं है, आपने मेरे शो में कहा था। अखिलेश यादव ने ये मांग सबसे पहले उठाई थी कि कुंभ को सेना के हवाले कर दिया जाए, और आज कुंभ को सेना के हवाले कर दिया गया। मुख्यमंत्री हवाई दौरा करके कह रहे हैं कि पार्किंग में गाड़ी ठीक करिए, रखिएगा आप, जाम हो जाएगा। मुख्यमंत्री का काम है कि पार्किंग में गाड़ी ठीक कराए, हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठ के। जो दिल्ली में अराजकता हुई, इतने 1.5 दर्जन लोग मर गए वहां पे, जगह जगह। रीवा में कल रात को 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। पूरा देश एक भयंकर हालात से गुजर रहा है, और केवल एक झूठ के कारण कि 144 साल के बाद ये कुंभ लगा है, इससे ना भूतो ना भविष्यति। क्या ये आपराधिक कृत्य नहीं है? जिन लोगों ने, सरकारी अफसरों ने ये होर्डिंग लगाया, विज्ञापन दिया, जिस सरकारी तंत्र ने झूठा प्रचार किया, दर्जनों दर्जनों लोग मर गए अभय जी। क्या उन आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जाने चाहिए? जिम्मेदारी कौन लेगा इन दर्जनों? निश्चित रूप से संजय जी, आपने जो तमाम तथ्य पेश किए और जो समीक्षा की वो प्रशंसनीय है और मैं इसकी एक एक बात से सहमत हूँ। मेरा मानना है कि ये प्रचार करके कि ये 144 साल बाद कुंभ आया है और अगली बार फिर 144 साल बाद ही आएगा, इससे लोगों के ऊपर उसका खूब प्रचार किया गया। इससे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा? इसके असर ये पड़ा
कि हमारी पिछली 7 पीढ़ियां, अगर 20 साल की आप एक पीढ़ी मारें तो 140 साल में 7 पीढ़ियां हो गई। हमारी पिछली 7 पीढ़ियों को इस तरह के कुंभ में नहाने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ, और न ही हमारे आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को प्राप्त हुआ। यानी 150 साल पीछे और 150 साल आगे। इस कुंभ का ना कोई भूत है और इस कुंभ का ना कोई भविष्य। आपने भूतो ना भविष्य कहा, उसको इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, इस कुंभ का ना कोई भूत है ना कोई भविष्य है, ये केवल वर्तमान में स्थित है। ये एक ऐसी चीज है जो केवल वर्तमान वर्तमान की हवा में लटकी हुई है, ना इसके पास भूत है ना इसके पास भविष्य है। इसीलिए सब लोग दीवाने हुए जा रहे थे। वो जान पर, अपनी जान को हथेली पे रखकर लोग खिड़कियां, ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ के उनके अंदर घुस रहे हैं। प्लेटफार्मों पे कितनी जबरदस्त भीड़ है। जिसके पास पैसा है वो हजारों हजारों रुपए के हवाई जहाज की टिकट देकर यात्राएं यात्राएं कर रहा है। मैं तो इस सोच के हैरत में हूं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अच्छा, खास बात यह है कि एक तरफ तो ये सब चल रहा है, एक ही टीवी चैनल ये खबर दिखाता है कि भगदड़ में इतने लोग मारे गए, दिल्ली स्टेशन में इतने मारे गए, मेजा में इतने मारे गए, और वहां पे इतने मारे गए, इतनी जगह आग लग गई, ये सब दिखा रहा है। और नीचे आ रहा है मोदी का कुंभ मंत्र, नीचे पट्टी आ रही है मोदी का कुंभ मंत्र, यानी साथ में लगातार ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ये भारत में मीडिया की हालत है। और खास बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सब लोग धर्म विरोधी हैं जो कुंभ की व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे तो हैं। उनकी इस बात के अंदर जो छिपी हुई हेकड़ी, एक तरफापन और एक तरह की नासमझी है, कमकली है, नासमझी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोगों का सरकारीकरण हो गया, सरकार जो कह रही है वही ठीक है। ये जो मौतें हो रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से मौत हो, चाहे अमृत स्नान करने के लिए कोशिश कर रही भीड़ की वजह से लोग मौतें हों, चाहे लाइन में लग के लोग मर गए हों, चाहे दम घुटने से लोग मर गए हों, चाहे आग लगने से तबाही हो गई हो, इस सब की जिम्मेदार कौन है? हम और आप जिम्मेदार हैं इसके। कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक बात है। भाई सवाल ये है कि अब आपको अकल आई है कि आपने सेना को बुला के कई जिम्मेदारियां वहां दे दी हैं। जब आप इतने बड़े कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, इसमें खुद आपके कहने के अनुसार कितने कितने करोड़, पता नहीं क्या संख्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता है। और आपको अगर जानकारी हो तो आप मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए कि आखिरकार वो कौन सी तरकीब है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे ये पता लगा लेते हैं कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी से पता लगाते हैं कि भगदड़ के दिन रात के 1:30 बजे कितने करोड़ लोग मौजूद थे वहां पे, फिर 3 बजे कितने करोड़ लोग हो गए, और फिर 5 बजे कितने करोड़ लोग हो गए, और सुबह कितने करोड़ लोग थे। ये कैसे पता लगता है? क्या वहां पे कोई एक ऐसा द्वार है जिसमें से हर व्यक्ति गुजरना पड़ता है और उस व्यक्ति की वहां काउंटिंग हो जाती है? क्या चक्कर, क्या कैसे हो रहा है? आप बताइए ना। अभय जी, बहुत मेहरबानी है कि सरकार 50 करोड़ कह रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को 100 करोड़ कह देना चाहिए, 60 करोड़ कह देना चाहिए। कौन पूछ रहा है? जो 50 करोड़ की गिनती कर ले रही है सरकार, वो उन मरने वालों के नाम नहीं ढूंढ पाई अभी तक जो मरे हैं। 30 ही मान लेता हूं मैं, 67 लाशें तो हमने दिखा दी थी। बच्चे बच्चे से वहां मौजूद करिए कि बात करिए तो पता चल जाएगा कि कुंभ के अंदर कितने लोग मरे हैं। लेकिन वो 30 लोग कौन थे वो सरकार आज तक नहीं तलाश कर पाई, उनका नाम पता नहीं बता रही है सरकार कौन 30 लोग थे, कितने देखिए, लोग मरे। पहले हम लोग ये सुनते थे कि जब युद्ध होता है तो उसमें मुनाफाखोरों की बनाती है। बड़े बड़े पूंजीपति दुनिया के बने हैं युद्धों से। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत से लोग बड़े बड़े पूंजीपति हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त मुनाफाखोरी की, तरह तरह की सप्लाई में, अनाज की सप्लाई में और दूसरी चीजों की सप्लाई में बहुत जबरदस्त मुनाफाखोरी की। लेकिन भारत के जो पारंपरिक स्नान पर्व हैं जिनमें एक कुंभ भी है, उसके अंदर इतनी बड़ी मुनाफाखोरी का मौका मिलेगा ये किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। कुंभ का पूरी तरीके से व्यवसायीकरण किया गया है, कुंभ का राजनीतिकरण किया गया है और कुंभ का व्यवसायीकरण किया गया है। अगर कहीं कोई सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप यही है। इस पाप का प्रक्षालन कैसे होगा संजय जी? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि केवल सरकारों ने नहीं किया है। हमारे जो महंत और महामंडलेश्वर हैं, उनकी आँखों में पट्टी पड़ गई है। वो मूर्ख साबित करने में तुल गए हैं अपने आप को। मैंने तो कई बार कहा, लोगों से अपील करी कि जिन महामंडलेश्वरों को आप अपना भगवान समझते हैं, उनके चरणों की धूल लेने को पागल हो जाते हैं, अपना सब कुछ उनके आश्रम में दे आते हैं, इनकी शक्ल तो देखो। ये महामंडलेश्वर अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, उनको गंगा जी नहलवा रहे हैं। यही जी, जी, आप महामंडलेश्वर बताइए। मुकेश अंबानी की डुबकी लगा रहे हैं, तो फिर तुम्हें अगर पैर ही छूना है तो सीधे अमित शाह के छू लो। इन 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 फ्रॉड टाइप के लोगों को तुम क्यों पैर छू रहे हो?
लेकिन बहुत ही हैरानी करने वाली बात है अभय जी, और वही वाली लाइन आती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, बातचीत करी, ज्ञान बढ़ाया। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये थे अभय दुबे जी, और आपको सुन के हैरानी हुई होगी ये सारे खुलासे। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।